हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं पॉलिटी के अगले लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। प्लीज़ जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो बच्चे पॉलिटी के कंप्लीट लेक्चर लेना चाहते हैं वे सक्सेस मोड लेक्चर पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी के सभी लेक्चर देख सकते हैं, जहां मैंने शुरुआत से लेकर और अब तक लगातार वीडियो प्रोवाइड किए हैं। तो आप आज डीपीएसपी के बारे में देखते हैं। तो डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ग्रेविन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं के बारे में। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट है कि नीति निर्माण या कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर राज्य कोई कानून बनाना चाहता है तो उस कानून को बनाते समय राज्य को नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना होगा। इनका उल्लेख संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में है। आधुनिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विषयों को ध्यान में रखकर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ये गैर नियोजित है, यानी इनके खिलाफ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण के बारे में कि आखिरकार इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: सामाजिक सिद्धांत के आधार पर, गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर व उदारवादी या बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर। तो यह सिद्धांत हम पहले प्रारंभ बात करते हैं सामाजिक सिद्धांत के बारे में। तो यह सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवादी का एक खाका खींचता है, जिसका लक्ष्य आर्थिक न्याय प्रदान करना व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। इसमें कुछ अनुच्छेद इस प्रकार है। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की। तो आर्टिकल 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। यह आर्टिकल 38 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39 के बारे में, जो हमें कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे सभी नागरिकों को जीवन यापन या जीवन पर्याप्त करने साधन सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। सामूहिक हित के लिए उनके बौद्धिक संसाधनों का समविवरण व धन व उत्पादन के संसाधनों का समकेंद्रण करना, पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य या शक्ति व बालकों की व्यवस्थाओं के दुरुपयोग से संरक्षण प्रदान करना, यानी तमाम प्रकार की स्वतंत्रता हमें इसमें आर्टिकल 39 में दी गई है। जबकि आर्टिकल 39 क्या है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा गया है समान न्याय व गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता हमें 39 क्या में दी गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की। तो आर्टिकल 41 में कहा गया है काम पाने के, शिक्षा पाने के व बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःसंतान की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार व सुरक्षित करना, यह हमें आर्टिकल 41 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 42 की। तो आर्टिकल 42 में हमें काम की न्याय संगत मनोचित दशाओं में प्रस्तुति व सहायता उपलब्ध कराना, यह आर्टिकल 42 में कहा गया है। आर्टिकल 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना दिया गया है। जबकि 43 क्या में, अनुच्छेद 43 क्या में, 43 और 43 क्या हम यहाँ देखते हैं। 43 क्या में हमें उद्योग के प्रबंधन, कर्मचारियों के भाग लेने के लिए यह सुविधा हमें दी गई है, उसके लिए कदम उठाया गया है। जैसे कि हम मनरेगा, अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा हमें आर्टिकल 43 क्या में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 47 की, तो पोषण आहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक व्यवस्था में सुधार करना, यह भी 47 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत के बारे में। तो गांधीवादी सिद्धांत गांधी की विचारधारा पर आधारित है, जिसमें गांधी जी की विचारधारा पर आधारित कुछ अनुच्छेद दिए गए। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन करना गांधी जी का एक सपना था, जो आर्टिकल 40 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 43 की। तो आर्टिकल 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत व सहकारी का आधार पर कुटीर उद्योग व लघु MSME यानी कि छोटे उद्योगों का निर्माण करना। जबकि आर्टिकल 43 क्या में हमें कहा गया है
43B में हमें कहा गया है सहकारी समितियों का गठन, उनके संचालन व उनकी स्वायत्तता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 46 SC/ST से संबंधित है, जो सामाजिक वर्ग के कमजोर लोगों को शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 47 की, तो आर्टिकल 47 में ही हमें अपना पोषण स्तर सुधारने के लिए जो भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स, शराब, सभी प्रकार के ऐसे उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमें आर्टिकल 47 दिया गया है। जबकि आर्टिकल 48 हमें गाय, बछड़ा व दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाता है व उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए आर्टिकल 48 दिया गया है। अब हम बात करते हैं उदार या बौद्धिक सिद्धांत, जो उदारवादियों लोगों द्वारा दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें इसमें, तो आर्टिकल 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता की व्यवस्था करता है। वह सभी बालकों के लिए 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में, व कृषि या पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करने के लिए आर्टिकल 48 का प्रयोग किया गया है। वह पर्यावरण सुरक्षा के लिए 48 क्या की बात की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 49 की, तो आर्टिकल 49 में हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक स्थान व उन वस्तुओं का संरक्षण करना हमें 49 में कहा गया है और राज्य को यह निर्देश दिए गए हैं। राज्य को अगला निर्देश दिया गया है कि राज्य की लोक कल्याणकारी सेवाओं में न्यायिक व कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाएगा, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य अलग किए गए हैं, जो आर्टिकल 50 में गए हैं। आर्टिकल 51 में हमें अंतर्राष्ट्रीय संधि सुरक्षा व शांति की समृद्धि के लिए राष्ट्र व राज्यों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को निपटाने के माध्यम के लिए प्रोत्साहन किया गया है। अगर हम बात करें नए नीति निर्देशक तत्वों की, तो नए नीति निर्देशक तत्व कुछ इस प्रकार जोड़े गए हैं, जो 42वें संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा जाता है, उसके द्वारा जोड़े गए हैं। तो बच्चों के लिए स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना 39, समान न्याय को बढ़ावा देना व गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना 39 क्या, व उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं 43A के तहत। अगर हम बात करें पर्यावरण से संरक्षण या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें 48 क्या है। तो ये 4 अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गए हैं। प्लीज एक बार इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के पीछे की संतुति। तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने इस बात की संतुति की थी कि DPSP में नियोजित व गैर नियोजित तरीके से बांटा जाना चाहिए, यानी कि मौलिक अधिकारों व DPSP में की श्रेणियों को न्यायोचित व गैर नियोजित में बांटा जाना चाहिए। न्यायोचित का मतलब, जैसे मौलिक अधिकार भाग 3 को न्यायोचित व्यवस्था में रखा गया है, यानी कि इनका हनन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, जबकि DPSP का हनन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में वैसी ही दी गई है जैसे आर्टिकल 12 में दी गई थी। तो आर्टिकल 12 में हमने राज्य की परिभाषा पढ़ ली थी, तो आर्टिकल 36 में वही व्यवस्था की गई है जो अनुच्छेद 12 में की गई थी। अब नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना, कुछ इनकी आलोचना भी की गई, जैसे कोई कानून शक्ति है इनके पास, कोई कानूनी शक्ति नहीं है, यानी इनके खिलाफ कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। तर्कहीन व्यवस्था, इनका कोई तर्क सही तरीके से नहीं बताया गया। रूढ़िवादी व्यवस्था व संवैधानिक टकराव, यानी फंडामेंटल राइट्स व DPSP के बीच जो संवैधानिक टकराव है वह भी इसकी विशेषता है। अब हम बात करें, इनके पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है, इनके खिलाफ व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। इसे सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया है, न ही उचित तरीके से वर्गीकरण किया गया है, न ही तर्क संगत तरीके से इन्हें व्यवस्थित किया गया है। रूढ़िवादी व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो रूढ़िवादी व्यवस्था में हम देखते हैं कि इसमें 19वीं सदी में इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। यह इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित थी, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि यह रूढ़िवादी व्यवस्था यानी कि ब्रिटेन की व्यवस्था से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं, भारत के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, और आयरलैंड में DPSP स्पेन से लिए गए थे। प्लीज आप इसे नोट कर लें
कि भारत में डीपीएसपी आयरलैंड से तथा आयरलैंड में डीपीएसपी स्पेन से लिए गए थे। रूढ़िवादी विचारधारा मतलब यह है कि यह विचारधारा वैसी विचारधारा है जो पहले से चली आ रही है, यानी इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर यह आधारित थी। अगर हम बात करें संवैधानिक टकराव की, तो मैंने अभी बताया कि केंद्र राज्यों के बीच टकराव के अनुसार यह फंडामेंटल राइट्स व डीपीएसपी के बीच भी टकराव की व्यवस्था को बताती है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, कि इन दोनों में अंतर क्या है। प्लीज इसे अच्छी तरह से नोट करें। तो मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं जबकि डीपीएसपी सकारात्मक होते हैं। इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता तो देते हैं, पर वे राज्य को कार्य करने से रोकते हैं और राज्य को तानाशाही होने से रोकते हैं, इसलिए उन्हें नकारात्मक श्रेणी में रखा गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें सकारात्मक श्रेणी में रखा गया है। दूसरा अंतर, मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं, इनके खिलाफ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। जबकि डीपीएसपी गैर न्यायोचित होते हैं और इनके हनन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये कानूनी रूप से मान्य है, इन्हें नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। ये व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, यानी मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि डीपीएसपी समुदाय, पूरे कंप्लीट समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करती है। यह स्वतः ही लागू है, परंतु इन्हें लागू करने की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होती है। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वे मौलिक अधिकारों के हनन के लिए विधि व गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकें। अगर हम बात करें तो न्यायालय इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सके। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक व अवैध घोषित नहीं कर सकता। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन करने पर अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, न्यायालय। लेकिन डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर न्यायालय किसी असंवैधानिक किसी भी विधि को या किसी भी कानून को असंवैधानिक अवैध घोषित नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं इनके क्रियान्वयन के बारे में। तो इनके क्रियान्वयन पर बात करें तो इनके क्रियान्वयन के लिए 1905 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लगभग सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए थे। समान वस्तु के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्रयोग के लिए कुछ पैमाने तय किए गए थे। विधिक सेवा के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण 1980 में इसकी स्थापना की थी। वन्य जीव पर्यावरण यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन्य जीव अधिनियम 1972, 1980 वन संरक्षण अधिनियम, ये सब बनाए गए। त्रिस्तरीय पंचायत गठन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में किया गया। आरक्षण का प्रावधान किया गया जिससे सभी को बराबर का अधिकार दिया जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो भाग 4 में ये व्यवस्था दी गई है जिन्हें हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 4 क्या में आपको मूल कर्तव्य दिखाई देंगे, जिनके लिए सिर्फ एक अनुच्छेद 51 क्या है, आर्टिकल 51 क्या है की व्यवस्था की गई है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मूल कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। प्लीज़ जो बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और आज से या कल से आपकी नई क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास भी प्रारंभ हो जाएगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको शुरुआत से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर लेने हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक करें और शेयर करें।